अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। कल के दिन जो सबसे बड़ी खबर रही वो यही रही कि डॉलर 136 रुपये 50 पैसे का हो गया। एक ही दिन में पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर 900 अरब के कर्ज का इजाफा हो गया। ये डॉलर एकदम शूट कैसे कर गया? एकदम रुपए की कदर इतनी नीचे कैसे चली गई? होती साहब, आप अपनी स्टोरी में बता रहे हैं ये जुआ है। वैसे जुए के बारे में तो कहते हैं कि ये किसी का नहीं होता, लेकिन यहाँ जो आपकी स्टोरी से लग रही है कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अवाम जो है अब वो पिस रहे हैं। जिन लोगों का अच्छा हो गया उन्हें मालूम था कि हो क्या रहा है, और उनने अपने साथियों को बताया, उन्होंने मजीद उसके कीमत को बढ़ा दिया, यानी डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने साथियों को बताया और एक स्ट्रीक चल पड़ी। 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये बढ़ गया और फिर 13 तक पहुंच गया। अब ये जो सारा सिलसिला हुआ है, इसके साथ ही एक और वाक़या हुआ है जिसको कम अहमियत दी जा रही है, वह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे 110 अरब डॉलर आउट हो गए। भट्टी साहब, स्टॉक मार्केट से 110 अरब डॉलर आउट हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि चाइना ने निकाले पैसे। ये एक खबर है जो कि अगर 110 अरब डॉलर नहीं भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे पुल आउट करने वाला चाइना। इसकी क्या वजह है? ये नेशनल जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसमें सबसे बड़ा इशू है, और स्टॉक मार्केट का और रुपए का इकट्ठा गिरना, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ था। ये क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि एक फैसला करना था हुकूमत ने। वो फैसला ये करना था कि IMF से हमने कितने पैसे लेने हैं, किस शर्त पे लेने हैं, कब लेने हैं, और उसके लिए अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। इसमें उन्होंने लेट कर दिया सारे मामला। आहिस्ता आहिस्ता खबरें आउट होते गई। साथ ही जब 7.1 बिलियन डॉलर का एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैकेज आ गया, तो यकीन होता गया कि भाई ये पैसे आएंगे। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे तो आपके पास डॉलर की शक्ल में नहीं आ रहे, वो तो प्रोजेक्ट्स की शक्ल में आ रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स में वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो रुपये में करेंगे। वो जो 7.1 बिलियन डॉलर है, वो तो उन्होंने एक आलमी करेंसी में उसकी कीमत रखी है उन प्रोजेक्ट्स की। जब इनको ये पता चला कि ये पैसे नहीं आ रहे, तो जुआ मजीद तेज हो गया। और ये कि IMF के जो पैसे हैं वो आएंगे, जब तक नहीं आएंगे ये जुआ तेज होता जाएगा। अब अगर 150 तक पहुंच गया तो सूरत हाल क्या होगी? क्या मार्केट, स्टॉक मार्केट मजीद गिरेगी? स्टॉक मार्केट, रुपया, ये दोनों का इकट्ठे गिरते चले जाना जो है, इसमें एक सबसे बड़ी जो खौफनाक कहानी पोशीदा है वो ये है कि डॉलर के साथ सोने का कीमत भी बढ़ गई। डॉलर भी जी, सोना भी, स्टॉक मार्केट डाउन। उसके साथ क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान में जो सबसे खौफनाक अमल शुरू होने था वो हो चुका है। वो क्या है? वो ये है कि बैंक जो हैं, चूंकि शर्त लगाई है ना हमने, IMF ने, कि आप बैंकों के जो मार्कअप है, सूद है, उसको बढ़ाएंगे। वो क्यों बढ़ाएंगे? वो ये है कि भाई आप बैंकों का मार्कअप बढ़ाएं, लोग बैंकों में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। क्यों? इसलिए कि डॉलर अपनी वैल्यू एक खास हद तक पहुंच चुका है, रुपये अपनी वैल्यू खास हद तक लूज कर चुका है, सोना एक खास हद तक ऊपर चढ़ चुका है। तो जो पैसे बच गए हैं वो सारे बैंकों में जाएं, और उसके लिए वहां अट्रैक्शन हो के सूद ज्यादा मिल रहा है। वहां जब पहुंचेंगे तो हुकूमत वहां से कर्जा ले ले। किस लिए? कि हुकूमत ने उस पैसे को, गर्दिशी कर्जा, उसको हुजम बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल करना है, और अमूर मुमलिकत चलाने के लिए भी, और अमूर मुमलिकत चलाने के लिए भी डेली बेसिस पे। जब ये पूरा सिस्टम इनके सामने आ गया कि भाई ये अब ये इस तरह चलेगा, तो क्या हो गया? रुपए और स्टॉक मार्केट को लोअर लॉक लग गया, यानी कि ये अब लोअर लॉक, इसको लॉक लग गया अब कि रुपया लो रहेगा। ये बाकायदा लॉक हो गया है। ये ना समझें कि अब ये कोई दोबारा चढ़ेगा, ना, ये नहीं चढ़ेगा। कब तक नहीं चढ़ेगा? जब तक 2 इक़दाम ना हो जाए। वो 2 इक़दाम ये हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है,
मार्केट में बैंकों से पैसा निकल कर कमर्शियल मार्केट में जाएगा। ये हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है ये काम। ये मेरा एक पूरा सर्वे है पिछले 3 दिनों का। वो कौन सा कमर्शियल? जिसमें बिजनेस होता हो, दूसरा जो रेंट के लिए अच्छी बिल्डिंग हो, और प्लॉट्स की कीमत नीचे गिर रही है, यानी बिल्टअप की कीमत बढ़ रही है क्योंकि वो आपको सस्टेनेंस देगा, वो आपको किराया देगा। बिल्कुल सही। और जो प्लॉट्स हैं उसकी कीमत गिर रही है। अब ये वापस उधर जाएगा पैसा। जब वो उधर जाना शुरू हो जाएगा तो मार्केट में पैसा घूमना शुरू हो जाएगा, फिर एक कंजम्पशन शुरू होगी, फिर शायद कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल कंस्ट्रक्शन ठप हो रही है। बिल्कुल सही होता साहब। फवाद चौधरी साहब, पर उम्मीद है कि IMF से हमें अगर लोन मिल जाता है तो ये रुपए की कदर में बेहतरी आप देखेंगे। दूसरी जानिब हमने देखा था कि निगरान दौर हुकूमत के अंदर जब रुपए की कदर कमी हुई थी, डॉलर ने 130 रुपए तक को टच किया था, उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू के दिनों में डॉलर की कदर में कुछ कमी हुई और रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ और 124 रुपए तक वापस आया था। तो क्या इस मरतबा असद उमर साहब जो फाइनल डिस्कशन कर रहे हैं IMF के साथ, वो उनकी IMF की फाइनल अनाउंसमेंट के बाद या IMF के ट्रांस मिलने के बाद क्या डॉलर की कदर में कमी कुछ होगी और रुपया क्या मजीद कुछ मजबूत हो पाएगा या नहीं मौजूदा सूरत हाल में? भट्टी साहब, एक वाक़या तो पूरी कौम के सामने हुआ है, 22 करोड़ लोगों के सामने, कि इन्होंने मिसहैंडल किया IMF वाले मामले को। जब IMF का कर्जा का वो हो जाएगा उसके बाद ये मिसहैंडल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। जब ये मिसहैंडल हो जाएगा तो ये तेजी से गिरती हुई चीजें, यानी कि स्टॉक और रुपया, ये इसको रोकने के इकदाम जो करने हैं वो करने हैं आपने अपनी लोकल मार्केट को बढ़ाने में। यानी कि अगर सीमेंट महंगा हो जाता है और कंस्ट्रक्शन लो हो जाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कीमत तेज हो जाती है, तो रुपया किस तरफ जा रहा होगा? पाकिस्तान के लोगों के पास, सरमायाकार के पास जो पैसा है वो इंडस्ट्री में तो नहीं जा रहा, वो एग्रीकल्चर में नहीं जाएगा, वो दूध में नहीं जाएगा, वो उन इंपोर्ट्स में नहीं जाएगा जो कि केमिकल्स की हैं और मशीनरी की हैं, उनमें नहीं जाएगा। वो जाएगा सीधा यहाँ पे जल्दी से पैसा बनाने के लिए और डॉलर खरीदने के लिए, और सोना अगर चढ़ रहा है तो उसको खरीदने के लिए, और स्टॉक्स चूंकि नीचे हैं तो स्टॉक्स से भी पैसे निकल के वहां जा रहे हैं। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है इसको रोकने के लिए हुकूमत ने इंटरवेंशन करनी है ना, वो ये करनी है कि उसको बताए कि ये देखें हमारे पास IMF के डॉलर आ चुके हैं, हम इन्हें इस तरह यूज करते हैं। जब वो प्लान ही नहीं है, अभी तक कोई प्लान सामने आया है कि डॉलर जब आ जाएगा IMF का डॉलर तो हम उसका ये करेंगे। शर्तें आ रही हैं सामने। शर्त ये आ रही है कि आपने इंटरेस्ट रेट जो है बैंक का वो बढ़ाना है, आपने गैस, तेल और बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं, आपने किसी को भी छूट नहीं देनी किसी चीज में, यानी कि एक्सपोर्ट को भी छूट नहीं देनी मजीद। जब ये सारा कुछ है तो वो प्लान कहां है कि जिसमें ये बताया जाए कि IMF का कर्जा जब आ जाएगा तो पाकिस्तान की यानी कि जो तरसीलात ज़र हैं वो भी उसके साथ बढ़ेंगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, उसका प्लान कहां है? तो लिहाजा ये ज़ाया हो रहा है ये सारा। यानी एक तरफ प्लान है, नीचे चीजें जा रही हैं, दूसरी तरफ प्लानिंग नहीं हो रही कि चीजों को IMF से कर्जा लेने के बाद ऊपर ले जाया जाए। ये सिलसिला जो है ये खौफ है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। 53 रोज़ हो गए हैं इस हुकूमत की तश्कील को। माली बहरान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत का हनीमून पीरियड ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं, बल्कि उस जगह पे भी नहीं रहे हैं। अभी डॉलर की कदर बढ़ने से, रुपए की कदर गिरने से मज़ीद कौन से बड़े बड़े मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के अवाम को और इस हुकूमत को दरपेश हैं? ऐसा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से कब अवाम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, और उसी असना के दौरान उन्होंने 100 रोज़ का प्लान भी दिया था कि हम 100 रोज़ के दौरान मुल्क के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात भी लेके आएंगे, तब्दीली भी लेके आएंगे, अवाम को जिन मुश्किलात का सामना है उन मुश्किलात का हम खात्मा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो मौशी सूरत हाल, जिस गंभीर सूरत हाल से दुचार थी, जिन चैलेंजेस का सामना था, वो शायद असद उमर साहब और उनकी टीम को समझने में कुछ टाइम लगा। और शुरू में बिलखसूस जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 18 अरब डॉलर को टच करा था, ये एक ओपन बात थी, कोई ढका छुपी बात ये नहीं थी, कोई सीक्रेट नहीं था। और उस वक्त हमें पता था कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव पड़ना है,
हर सूरत पढ़ना है, बड़ा क्रिटिकल टाइम था, हमें एक दिन वेट किए बगैर हमें कोई रातों रात हंगामी मीटिंग करके उसके मामले में क्लियर कट स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने अपने पहले खिताब के दौरान वाजे कर दिया कि कर्ज़ों की वो हौसला शिकनी करेंगे, वो कर्ज नहीं लेंगे और हम अपने अंदर एक सिचुएशन को बेहतर करके हम अपनी सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। तमाम मौशी माहिरीन और जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं इंटरनेशनल इदारों समेत सब के अंदर एक ये बात एक गुमगू की कैफियत थी कि गवर्नमेंट अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम कर लेगी, चूँकि इमरान खान साहब ने बहुत हार्ड लाइन ले ली थी कि वो कर्ज लेने का मूड उनका नहीं है। तो हम दूसरी जानिब अब जब 53 रोज़ गुजर चुके हैं और 100 रोज़ पूरे होने में अब 47 रोज़ बाकी हैं और आपने 100 रोज़ के दौरान जो एक बड़ा एजेंडा कौम के सामने पेश किया था उसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, लेकिन इन 53 दिनों के दौरान बदतरीन मुआशी सूरत हाल का आपको सामना है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर जो पूरी उसकी मंजरकशी होती साहब ने ज़बरदस्त तरीके के साथ की है और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिर रहे हैं। हमारे पास 6 हफ्तों की इंपोर्ट के सिर्फ पैसे बाकी हैं और इस अरसे के दौरान 17 अगस्त को स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 42,440 पॉइंट का था। 53 रोज़ के दौरान उसमें 11% कमी हुई है। अगरचे गुज़श्ता रोज़ जब IMF के मुतालिक अनाउंसमेंट हुई तो कुछ उसने मार्केट ने 660 पॉइंट गेन ज़रूर किया, लेकिन अभी भी मुश्किलात बदस्तूर मौजूद है। असद उमर साहब पुरुम्मीद हैं, अब पहुँचे हुए इंडोनेशिया, वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। यकीनी तौर के ऊपर जो रिव्यू हुआ है IMF के साथ वहाँ ब्रेक थ्रू हो जाएगा और कोई ना कोई वो प्लान सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ दीगर ममालिक के साथ भी राब्ते हैं, लेकिन अब 53 रोज़ के दौरान जो सूरत हाल हो चुकी है उसका खौफनाक इम्पैक्ट अब आवाम को भुगतना पड़ेगा। वो क्या है? महंगाई का तूफान है, यकीनी तौर के ऊपर वो हर सूरत में करना पड़ेगा। आज प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है, जो सबसे बड़ा मनसूबा जो बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर, वो लोगों को सस्ते घर फराम करने का, जो 50 लाख घर फराम करने का वादा किया गया था, उस सिलसिले के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद और उसमें ये बताएंगे कि जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट चल सकता है कि मैं उसी जानिब आ रहा हूँ एग्जैक्टली। यकीनी तौर पर वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन इब्तदाई तौर के पर जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता हैं और गवर्नमेंट के जो अपने लोग थे, उन्होंने बैठ के जो पूरा प्लान तैयार किया था होती साहब, उसके मुताबिक प्लान ये था कि 20 से 25 लाख के दौरान एक ज़बरदस्त किस्म का एक अच्छे म्यार का म्यारी घर जो इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे वर्क्स एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तैयार करता है, उस लेवल का नहीं, एक म्यारी घर आवाम को हम 15 से 20 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर उन्हें फराम करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत बड़े घरों रिहाइश के मसाइल हैं, स्पेशली बड़े शहरों के अंदर। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, जो फलाही पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि लोगों को अगर गवर्नमेंट छत देने में कामयाब होती है तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इनिशियल जो वर्किंग की गई थी जो 20 से 25 लाख रुपए की, और अब स्पेशली जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है गुज़श्ता 2-3 रोज़ से, 15 रोज़ पहले भी जो दरामदी इसके तमीराती मटीरियल है उसकी कीमत में पहले भी मुसलसल इजाफा हो चुका है। सीमेंट की बोरी 80 रुपये महंगी हो गई, बाकी चीज़ें स्टील हो, आप सरिये की बात करके मुसलसल महंगा हो रहा है। अब जो रिसेंटली जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, यह आपकी इस तमीराती सनत को बुरी तरह से मुतासिर करेगा। अब गवर्नमेंट अगर उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उन घरों की अनाउंसमेंट करती है और 20 से 25 लाख के अंदर ही आप घर देने का फैसला करते हैं, तो फिर बिल्डर क्या करेगा? वो यकीनी तौर के ऊपर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि आपकी लागत बढ़ रही है। और अगर इस लागत को आप फॉलो करते हैं एक्चुअल स्पिरिट के अंदर, तो आपके घरों की कीमत महंगी होती जाएगी, लोग के जो आम तबका है उसकी पहुंच से दूर हो जाएगी। ये एक बड़ा क्रिटिकल मसला है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मुनाफाखोर हैं, जब कीमत थोड़ी सी उनको बढ़ाने का मौका मिलता है वो एक लिमिट से ज्यादा कीमत बढ़ा देते हैं। अगर इन्होंने और कुछ नहीं कर सके, पैसे किस मत से निकालेंगे भट्टी साहब? देखिए किस मत से पैसे आ रहे हैं इसमें। देखिए ये प्रोजेक्ट है जो इसका इनिशियल प्लान है, गवर्नमेंट के इसके अंदर बहुत लिमिटेड इसके अंदर पार्टिसिपेशन है। कुछ मकामात के ऊपर गवर्नमेंट लैंड फराहम करेगी, कुछ जगहों के ऊपर बैंकों से क्रेडिट लिमिट फराहम करेगी। ये करना है प्राइवेट सेक्टर ने। प्राइवेट सेक्टर का एक बिजनेस मॉडल तैयार किया गया है कि जो लोग खरीदना चाहेंगे उनकी इंस्टॉलमेंट आएंगी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, बेशुमार जगह के ऊपर गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी। तो इस शोबे के अंदर बराह रास्त गवर्नमेंट को कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने की इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इस वक्त जिस मौशी चैलेंज का सामना है, कुछ गवर्नमेंट के अंदर मौजूद कुछ अफसरान ने बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान तैयार किया था, जिसके नतीजे में हम माहाना बुनियादों के ऊपर 500 से 700 मिलियन डॉलर की बचत कर सकते थे। वो था हमारा तवानाई का शोबा।
पावर सेक्टर का शुबा, गैस का शुबा, पूरा प्लान तैयार किया गया, लेकिन शायद इमरान खान साहब तक वो प्लान उनकी नजर से नहीं गुजर सका या उनको गुजारने नहीं दिया गया। हमने क्या किया, जब खौफनाक बात मैं एग्जैक्टली मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और ग्रेड 22 के ऑफिसर ने जो कि हुकूमती टीम के बहुत करीब हैं, उन्होंने वो सारा वर्किंग पेपर तैयार किया। उसके नतीजे में हम क्या कह सकते थे, हम एक 53 रोज हो गए, हम बिजली की जो सरकारी शोबा है, जो हमारी बिजली की तकसीम कार कंपनी है 2600 अरब सालाना का बिजनेस करती हैं, वहां पर रिकवरी का मसला है, हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सके। बिजली की पैदावार का मसला था, हमने फ्यूल के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन है, हमने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट दोबारा शुरू कर दी। जब हमें $1 की जरूरत है, किन लोगों ने पेट्रोल पावर डिवीजन की वजीर की हुकाम की आंखों में धूल झोंके LNG सस्ती थी, हमने उसकी इंपोर्ट 3 से 4 कार्गो कम कर दी। फर्नेस ऑयल हमने ज्यादा इंपोर्ट शुरू कर दिया, डॉलर ने फ्लाई करना शुरू कर दिया। हमें इस जगह के ऊपर क्रिटिकल मैयर्स लेने चाहिए थे फर्नेस ऑयल की, और उसकी इंपोर्ट कम करना चाहिए था। जब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके पावर सेक्टर में यूज करते हैं, वो बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन है। हमारे डॉलर का मसला है, हमें उसको कर्टेल करना चाहिए था, हम कर्टेल नहीं कर सके। रिकवरियों का मामला हम बेहतर नहीं कर सके, गैस चोरी के मामला हम बेहतर नहीं कर सके। अगर इन 53 दिनों के अंदर 5-6 शोबों के अंदर उस प्लान के मुताबिक अमल दरामद किया जाता तो होती साहब हम 500 से 800 मिलियन डॉलर मंथली की बचत कर सकते थे। 53 दिनों में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क होता, हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं भट्टी साहब, दुनिया का कोई दूसरा मुल्क होता तो पहले 30 दिनों में एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम को सामने लाता, जिसके बारे में पता चलता कि जो 5 क्रिटिकल शोबे हैं, तवानाई के, डॉलर के, इंपोर्ट के, उसके तरसीलात ज़र के, और इसके अलावा जो बैंकों के शोबे हैं, यानी जहां से कर्जा लेना है, इनके बारे में एक पूरी पॉलिसी 30 दिन में दे देता। जी, वो नहीं हुआ। एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट सिर्फ एक, हमारी बिजली की तकसीम कार कंपनी जहां सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, 300 अरब का सालाना बिजनेस करती है, उसका हेड कौन है? उसका हेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो फिर तबाही तो यूं ही जारी रहेगी होटी साहब। ये भट्टी साहब कल भी हमने इस मामले को उठाया था। इमरान खान साहब अपने खिताब के दौरान अक्सर कहते रहे कि अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर हो रहा है, लेकिन अभी तक 53 दिनों में PTI की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी देखने को नहीं मिली कि गरीब के दिन भी संवरें और अमीर जो है वो भी एक मुतवाज़न आमदनी उसकी भी हो जाए। KPK से खबर है जी, पेशावर से हमारे नुमाइंदे रहम यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, इस वक्त सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना 22 बच्चे उनकी अम्मात वाक़ हो रही हैं। एक खातून दौरान ज़चगी जो हैं वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। रहम बताइएगा, दीगर आदाद शुमार कितने हैं? इससे पहले भी PTI की गवर्नमेंट थी, वज़ीर सेहत थे शहराम तरक्की साहब, ये मेयर्स क्यों नहीं लिए गए? शुक्रिया फैसल भाई मौका देने का। देखें, जो इससे पहले गवर्नमेंट थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उन्होंने बाकायदा एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ में भी इस्लाहात का आगाज़ किया था और इस हेल्थ में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। लेकिन हालात इतने बुरे थे, हालात इतने ख़राब थे सरकारी अस्पतालों के कि वो कुछ हद तक तो ठीक हुए, लेकिन अभी भी बेशतर जगहों पर ख़ास तौर पर जो हमारे रूरल अजला है और जो जनूबी अजला है वहाँ पर हालात अभी भी हद से ज़्यादा ख़राब है, ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों की। ये जो आदाद शुमार हमने आज स्टोरी में ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों का डेटा है, इसके अलावा जो मौत वाक़ हो जाती है वो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना जो है वो 22 बच्चे जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। ख़ासतौर पे वो अपनी 1 साल तक वो अपनी सालगिरह नहीं देख पाते। इसके 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है, एक है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट और दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट वही है जो 1 दिन से लेकर 28 दिन तक जो बच्चा जो पैदा होता है वो 28 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। तो ऐसे बच्चे 2018 के पहले 6 माह में अभी तक 1,30,000 बच्चों में से तकरीबन 2,000 बच्चे जो है वो इस वजह से जांबाक हुए, खासतौर पे उनकी देखभाल नहीं की और शुरू में उनको जो बीमारियां लाहुक होती है, खसरा, नमूनिया, डायरिया और इसके अलावा जो ग़िज़ाई कमी है, सबसे बड़ी वजह माहिरीन सेहत ने यह भी करवाई है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से इन बच्चों की मौत हो जाती है। इसके अलावा जो है फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शीरख्वार बच्चे होते हैं उनके रेट भी 2017 के बनस्बत 2018 में ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ है और वो भी तकरीबन 2,500 बच्चे, 1 लाख में 2,500 बच्चे जो है वो अपनी पहली सालगिरह से पहले मौत की वादी में चली जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन वाली बात यह है कि जो माएँ हैं ज़चगी के दौरान उनका भी जो अमात की जो शरह है वो 2016 और
2017 की बनिस्बत 2018 में इतना कम नहीं हुआ, सिर्फ 20 जो है कमी हुई है। 2017 में 207 माएँ जो है जान से हाथ धो बैठी और अभी 2018 के शुरू के 6 महीनों में 180 माएँ जो है वो जान से हाथ धो बैठी है। खासतौर पर उनके अलावा जब माहिरीन सेहत से मालूमात की गई तो उनका कहना था कि जो प्रीमेच्योर जो उनके जो प्री बर्थ टेक केयर होता है वो उनका नहीं लिया जाता, खासतौर पर उनकी देखभाल नहीं की जाती। इसके अलावा जब दौरान जज की उनके पास कोई माहिर अटेंडेंस नहीं होता, कोई नर्स नहीं होती, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में हालात यहाँ पे अब उस कदर काफ़ी जो है बेहतर नहीं है कि वहाँ पे हर डिलीवरी के लिए माहिर वहाँ पे मौजूद हो, एक या दो। तो इस वजह से यही एक बड़ी वजह इन्होंने करार दी है कि इस वजह से जो हामला खवातीन है उनकी मौत वाक़ हो जाती है। रोज़ाना एक खातून खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में वो उनकी मौत वाक़ हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बच्चों की बात करें तो 4000 बच्चे अब तक सिर्फ 6 महीनों में वो मौत की वादी में चले गए। इसके अलावा जो आपने मैयर्स की बात की, साबका हुकूमत में भी काफ़ी हद तक इस पे इस्लाहात किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को इक्विपमेंट भी फराहम की गई है, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट थी वो भी पूरी कर गई, लेकिन हालात उसी तरीके से ठीक नहीं हुए जितना इन एक्सपेक्टेशन है या होना था। लेकिन अब दोबारा इनकी गवर्नमेंट आई है, लेकिन इस बार वजारत किसी और के पास है, नया है, वो खुद भी वो डॉक्टर है, तो इस चीज़ों पे वो देख भी रहे हैं और उसके लिए इकदाम भी कर रहे हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं हो रहे। जी अच्छा रहम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 5 सालों के दौरान सबसे बड़ा दावा था कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बेहतरी लाई गई है, लेकिन जिन शहरों का आपने जिक्र किया, हरीपुर, बन्नू, सवात, कोहाट, ये बड़े शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी हैं इसके अंदर, तो क्या वजूहात है कि यहाँ पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में है, अब इन ज़िला के अंदर, इन शहरों के अंदर और इनके अतराफ़ के अंदर जिस किस्म के जिन मसाइल का सामना है, इनसे निपटने के लिए कोई कंक्रीट कंप्रीहेंसिव प्लान बनाया गया? जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो दूर दराज अजला है, खासतौर पर चतराल, हरीपुर, बन्नू, डी खान और सवात भी इसमें है, तो उन अजला में पिछले गवर्नमेंट ने, साबका हुकूमत में उन्होंने ये प्लान किया था कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स काम करेंगे उनको पेशावर, मर्दान और इस तरह कैपिटल सिटी के करीब जो अजला है उनके बनस्बत वहाँ पर डबल सैलरी मिलेगी, और उन्होंने ये ऑफ़र भी की थी और बाकायदा कुछ डॉक्टरों ने वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए कायल भी हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने दूर दराज अजला में डॉक्टर्स भी पहुँचाए, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स वहाँ पर रिक्रूट करना, सिर्फ डॉक्टर वहाँ पर तैनात करना इस मसले का हल नहीं है। खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो अस्पताल होते हैं, जिले अस्पताल, वो हर एक जिले का एक मरकजी अस्पताल होता है, वहाँ पे तमाम मरीज आते हैं, लेकिन उन अस्पताल में जब आपके पास इक्विपमेंट ना हो, जब आपके पास सहूलियात ना हो, अभी भी इलाज पे सारा बर्डन आ रहा है। पेशावर के 4 अस्पतालों पे दूर दराज से मामूली केसेस के लिए उनको यहाँ लाना पड़ता है, खासतौर पे डिलीवरी केस में जब कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है बड़ी साहब, वहाँ जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उनको डबल सैलरी भी दी गई, लेकिन 1-2 महीने के बाद, इवन मेरे इलाके में वो लोग 1-2 महीने बाद वहां से भाग जाते हैं, डबल पैसे मिलने के बावजूद भी। एक ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला, इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में बारहा हम तज़किरा करते रहे हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, नैब ने अब 19 अक्टूबर को उन्हें तलब किया है, लेकिन भट्टी साहब, मैं नहीं आना, मैं ना मानूं, वो पॉलिसी क्या अभी भी अली जहांगीर सिद्दीकी साहब की जानिब से जारी रहेगी? फैसल, ये इस पॉलिसी के ऊपर तो वो अभी तक अमल पैरा हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर जिस तरीके के साथ जिन लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिनके खिलाफ नैब ने तहकीकात की, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का सिलसिला जारी। और हालिया सबसे बड़ी मिसाल साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है। इस दुनार हम देखते हैं कि जो इस मामले के अंदर भी जो सबसे बड़ी जो फैसिलिटेटर रहे उनको बाहर पहुँचाने के अंदर वो मुस्लिम लीग नून के ही साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब थे। चूँकि उनके वो कारोबारी पार्टनर थे, उनके मावन ख़ुसूसी थे, और उसके साथ साथ उनके साबिक़ वज़ीर शाहिद खान अब्बासी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद सनफाज साहब के भी वो कारोबारी पार्टनर थे, जो हमने एक अलग प्रोग्राम के अंदर इस सारे मामले को इस्टेब्लिश किया कि रावलपिंडी के अंदर किस तरीके के साथ एक अरबों रुपए का प्लाजा उनकी अली जहांगीर सिद्दीकी और फवाद सनफाज ने मिलजुल कर किया, और अल्टीमेटली वो प्लाजा बाद में फवाद सनफाज को मुंतकिल हो, उसकी तफसील भी हम शेयर करेंगे।
जब इन सारे मामलात की नैब तहकीकात कर रहा था। एक मरतबा अली जंगीर सिद्दीकी नैब में पेश हो चुके थे, 3 घंटों तक उनसे पूछ-गुछ की गई थी और वो उस वक्त पेश हुए थे जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से जाके अपनी एक जमानत भी हासिल कर ली थी और नैब को पाबंद किया गया था कि आप तहकीकात तो कर रहे हैं इनसे, लेकिन आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस अरसे के दौरान जब वो एक जमानत पर थे, मतलब हाई कोर्ट से जमानत हासिल की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बाजिद शाहिद खान अब्बासी और फवाद नफाज साहब ने उनको अमेरिका भिजवाना था बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर। 28 मई 2018 को उनको अमेरिका बिलाखिर भिजवा दिया गया। उन्होंने जाके चार्ज संभाल लिया और वहाँ पर उन्होंने जाके काम शुरू कर दिया। वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, गवर्नमेंट कोटे के ऊपर थी। रूल्स ये कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि जैसे ही उस गवर्नमेंट का जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सफ़ीर को अपॉइंट करती है, उसका टेन्योर ख़त्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने केयरटेकर सेटअप के दौरान भी काम जारी रखा और फिर हैरान कुन तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद 53 रोज़ हो चुके हैं और अभी तक अली जंगीर सिद्दीकी बदस्तूर अपने ओहदे पर कायम है, इस हकीकत के बावजूद कि नैब उन्हें मुसलसल समन कर रहा है, उन्हें बुला रहा है। और नैब के कानून के मुताबिक समन की तमील न करना भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है। 27 अगस्त को उनको तलब किया गया था, पेश नहीं हुए। एसगार 9 का स्कैंडल के हवाले से तहकीकात हो रही थी। उसके साथ साथ इटालियन कंपनी की खरीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था 3 अरब रुपए की, उसकी नैब तहकीकात करा था लेकिन वो पेश ना हुए। दोबारा नोटिस सर्व किया गया, वजारत खारजा को अप्रोच किया गया कि उनको भिजवाइए, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल ये क्रिटिसाइज किया करते थे जब अली जंगीर सिद्दीकी का मामला था कि वो शख्स जिसकी नैब तहकीकात का इसके खिलाफ कर रहे हैं उसको नॉमिनेट क्यों किया गया है अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के लिए। लेकिन अब हैरान कुन तौर के ऊपर पीटीआई की हुकूमत भी खामोश दिखाई देती है कि हालिया दौरा जब हुआ वज़ीर खारजा शाहमूद कुरैशी साहब का, वो भी उनके साथ मौजूद रहे, वहाँ पर मीटिंग्स हुई, प्रेस ब्रीफिंग्स हुई। एटलीस्ट आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि नैब जिस शख्स को समन कर रहा है, आप उसको भले आप इसको हटाना चाहते हैं, आप ना हटाइए, आप उन्हें वापस बुलाइए कि नैब जो कानून के मुताबिक, और आप इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के वज़रा कहते हैं कि नैब आज़ाद इदारा है, वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रहे हैं, हुकूमत का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उस नैब के कानून का एहतराम करना तो हुकूमत पर वाजिब है ना होती साहब। आप उन्हें बुलाइए कि वापस आप आए, नैब ने आपको समन किया है, 19 अक्टूबर को दोबारा बुलाया है, आप नैब में शामिल तफ्तीश हो। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट उनको नहीं हटाना चाहती, आप उसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन नैब के उनको अंदर पेश जरूर होना चाहिए। पहला नैब क्या स्कैंडल की जो तहकीकात का आगाज हुआ था वो एसगार्ड 9 का स्कैंडल का मामला था, जिसके अंदर एग्रीटेक कंपनी के शेयर्स मार्केट के मुकाबले में 24 रुपये फी शेयर्स मुख्तलिफ सरकारी इदारों को और बैंक्स को और अवाम नास को जब फरोख्त किए गए, उसके नतीजे में भारी नुकसान पहुंचा कौमी खजाने को, मुख्तलिफ कंपनियों को। नैब की अपने इनिशियल एस्टिमेट के मुताबिक पहले ये नुकसान 40 अरब का था, बाद में नैब ने एस्टिमेट किया कि ये 54 अरब से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद इटालियन कंपनी खरीदारी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसके अंदर नैब हमारी इतलात ये है कि इटली के अंदर वहाँ पर किसी फर्म की खिदमात हासिल करके वहाँ पर भी इस मामले को परसू कर रहे हैं। उसके साथ जब मामला मजीद आगे बढ़ा, जब नैब ने फवाद नफाद को गिरफ्तार किया, उनसे आमदन से जायद असासे बनाने की तहकीकात का आगाज़ हुआ। हमने इससे पहले स्टोरी की थी कि रावलपिंडी के अंदर सदर के इलाके में सदर में एक कमर्शियल प्लाजा तमीर जो कि हो चुका है, जो कि अरबों रुपए मालियत का है। इस वक्त फवाद नफाद साहब उनकी फैमिली की मलकियत है। ये 2004 से ऑनवर्ड मुख्तलिफ सालों के अंदर ये JS ग्रुप अली जंगीर सिद्दीकी साहब के पास था, उनकी स्प्रिंट सर्विसेज रावलपिंडी कंपनी के पास था, उनकी मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर उसकी अराजी को रोटेट किया जाता रहा। कभी मॉरिशस की कंपनी में उसकी ऑनरशिप, उसके शेयर्स की ऑनरशिप दिलवाई गई, फिर उस कंपनी का नाम तब्दील करवाया गया, फिर अल्टीमेटली स्प्रिंट सर्विसेज की अली जंगीर सिद्दीकी साहब के जरिए अली जंगीर सिद्दीकी ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जब वो खुद भी उनके कारोबारी पार्टनर थे, मावने खसूसी थे और अमेरिका में तैनाती हो रही थी, उससे कबल उन्होंने उनको 150 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए। JS बैंक और समिट बैंक जो मुतनाज़ा बैंक है, उनसे तकरीबन 2 अरब रुपए की 2 अरब रुपए से ज्यादा रकम का उनसे कर्ज इनको दिलवाया गया। प्लाजा तमीर हो गया और एंड पे जाकर उस प्लाजे की जो अराजी थी, जो मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर रोटेट की गई, अल्टीमेटली फवाद नफाद साहब के फैमिली की कंपनी थी फहमीदा यकूब कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको मुंतकिल कर दी गई। तो ये एक नैब ने जब तहकीकात की, तमाम दस्तावेज हासिल किए, तो फवाद नफाद साहब से असासों के अंदर अली जंगीर सिद्दीकी का क्लोज कनेक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और फवाद नफाद साहब ने जो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, उसकी रोशनी में जब दोबारा इस मरतबा तलब किया गया अली जंगीर सिद्दीकी को, एसगार 9 स्कैंडल की तहकीकात अपनी जगह पर, इटालियन कंपनी के मामले की तहकीकात अपनी जगह के ऊपर, ये वो केसेज हैं जो नैब की मेगा करप्शन स्कैंडल की लिस्ट में मौजूद है। होती साहब NICL का स्कैंडल अपनी जगह के ऊपर, उसके साथ साथ दीगर कंपनियों के जो ओवरऑल
14 स्कैंडल्स हैं एससीसीपी में, एक कुछ और बाकी नैब के अंदर जिनकी तहकीकात हो रही है। ओवरऑल इनकी जो मालियत बनती है इन स्कैंडल्स की वो 128 अरब बनती है। उसके अंदर फवाद अल्फाज साहब की आमदन से ज्यादा असासों का स्कैंडल भी शामिल हो गया। तो हुकूमत का यह फर्ज बनता है कि अली जंगीर सिद्दीकी साहब को 19 अक्टूबर को नैब में पेश होना चाहिए, तमाम सवालात का जवाब दें, नैब की तहकीकात का सामना करें। उसके बाद नैब के कानून के मुताबिक जहां देखते हैं कि अगर वो काम कर सकते हैं उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन नैब उन्हें नोटिस सर्व करे, तमाम लोग नैब के नोटिस की पासदारी करें और वो ना पेश ना हो। तो यही मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ये सवालिया निशान के नीचे हुकूमत दबती चली जा रही थी, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक नैब, वजारत खारजा और इमरान खान वज़ीर आज़म, उनके दरमियान एक सिलसिला कल सुबह से शुरू है और उसमें आज रात तक या कल तक एक फैसला कर लिया जाएगा। शायद आज या कल अनाउंस भी कर दिया जाए। बिल्कुल ये मेरी इत्तला है। बिल्कुल वो इस सफीर के बारे में इसमें ये पहले इनको हटाने की भी जो है वो खबरें आई थी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, उसके बाद एक पुरस्कार खामोशी है। खामोशी की वजह क्या है? वजह देखिए ये थी कि जब मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिस क्या है, रूल्स क्या हैं, जिससे इस मामले के अंदर जो इस टाइप के अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे ही अपॉइंटी जो गवर्नमेंट होती है, जो अपने कोटे, जिन कोटे के ऊपर सफ़ीर अपॉइंट होते हैं, उसकी मुद्दत ख़त्म होने के साथ ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि वजारत खारजा ने 3 जुलाई को एक समरी मूव की थी निगरान वज़ीर आज़म को, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात जो सफ़ीर थे उनको ताहुक्म सानी केयर टेकर सेटअप के होने तक उनकी एक्सटेंशन हासिल कर ली थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, कुछ सफ़ीरों ने जो कोटे पर तैनात थे उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मेरी इत्तला के मुताबिक अली जंगीर सिद्दीकी साहब के कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक एक्सटेंशन नहीं की, या उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर उनको नहीं किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से हो। तो अमली तौर के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट गैर मुअस्सर हो चुका है। सिर्फ वजारत खारजा की तरफ से उनको एक कॉल जानी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपको वापस आना पड़ेगा, या आप ये जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाइए। सिर्फ ये नहीं कहा गया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा थी ये जानने से हम भी कासिर हैं। लेकिन नैब ने जो उनके जो मुसलसल नोटिस सर्व हो रहे हैं, नैब ने वजारत खारजा से रजू किया है, वजारत दाखिला से रजू किया है, तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत को हरकत में आना चाहिए और कुछ कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। उस वजारत खारजा और वजारत दाखिला के बाद इस सिलसिले में नैब ने डायरेक्टली वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया। बिल्कुल सही। और उधर प्रोसेस शुरू हो चुका है वजारत खारजा, नैब और वज़ीर आज़म ऑफिस के दरमियान। बिल्कुल सही। बड़े हाई लेवल पे इस पे बातचीत हो चुकी है, आज रात या कल सुबह तक। चलिए ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी हो खबर जाएगा। है। लेकिन क्लियर कैसे होगा? इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ी हसास है, उनको सेव करके फैसला होगा। बिल्कुल सही है, कानून की रोशनी में फैसला यकीनी तौर पर होना चाहिए। बड़ी साहब ये भी देखते हैं आज या कल में अली जहांगीर सिद्दीकी साहब से मुतालिक हुकूमत क्या फैसला करती है और क्या वो 19 अक्टूबर को नैब के सामने पेश होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोयटा से किफ़ायत अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी आलमी इदारों से रब्ता किया जाएगा, वो भी अब कर्ज लेंगे क्योंकि माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है बलोचिस्तान में भी। किफ़ायत बताइएगा किन इदारों से रब्ता किया जाएगा, वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या यकीन दहानी करवाई गई है और कितनी मालियत का कर्ज लेने की कोशिश की जा रही है बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, फैसल ऐसा है कि जिस तरह से हम बता रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है वो माली बहरान का शिकार है और IMF से जो है वो इस हवाले से कर्ज दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पिछले 2 से 3 माह में बदतरीन माली बहरान का शिकार है और इसी प्रोग्राम में हमने ये स्टोरी जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी कि यहाँ पर कई ऐसे महकमे के जिनको अब तक जो है वो तनख्वाहें जो है वो अदा नहीं की गई और मुलाजमीन जो है वो एहतजाज पर जो है वो उतर आए। बलूचिस्तान में हालिया जो दौरा हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसमें जो है वो इस माली बहरान के हवाले से जो है वो सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आज़म को आगाह किया और ये भी बताया कि वो आलमी मालियाती इदारों से जो है वो इस तमाम तर जो माली बहरान है इसके हवाले से जो है वो कर्ज लेने के हवाले से कोई
मनसूबाबंदी कर रही है, जिसपे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यकीन दहानी कराई गई बलूचिस्तान को कि वफाक जो है वो इस मामले में बलूचिस्तान के साथ है। इस वक्त जो वफाकी PSDP में जो जारी स्कीमात है उनको मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 450 अरब रुपए की जो है वो अशद जरूरत है। ये वही स्कीमात है कि जिन पर हमने इससे पहले ये स्टोरी की थी कि इन तमाम तर मंसूबों की जो अदायगियां हैं वो 100% कर दी गई हैं, लेकिन अब भी वहां पर काम जो है वो 80% से आगे नहीं बढ़ सका। अब सूरत हाल ये है कि अगर इन स्कीमात को बंद किया जाता है तो इस पर पहले जो लागत आई हुई है खरबों रुपए, वो जो है वो जाया होने का खतरा है। लिहाजा इन तमाम तर स्कीमात को पूरा करने के लिए जो है वो आलमी मालियाती इदारों से जो है वो कर्ज दिया जाएगा। ये कर्ज जो है वो किन शराइत पर होगा और वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या प्लान तैयार करती है, ये बताया जा रहा है हमारे जराए के मुताबिक इस माह के आखिर तक या नवंबर के शुरू तक जो है ये तमाम तर सूरत हाल को जो है वो प्लान कर लिया जाएगा और इस हवाले से कर्ज जो है वो ले लिया जाएगा। दूसरी जानिब जो एक अहम मसला है वो ये है कि इस पिछले 10 सालों के दौरान जो है वो वफाकी PSDP ये बजट के लिए नहीं मिल सकता। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको प्रोजेक्ट्स के लिए ही कर्ज मिल सकता है। तो क्या इतने प्रोजेक्ट डूबने के बाद, इतने ज्यादा मुलाजमतें देने के बाद और उस पर पैसे ज़ाया होने के बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने लाने की कोशिश की जा रही है बड़ा कि जिसमें उनको कर्ज मिल सके, और क्या उसके पैसे बजट के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे? जी इकराम साहब, सूरत हाल इस हवाले से जब हमने अपने जराए से बात की तो उनका ये कहना था कि फिलहाल चूंकि 450 अरब रुपए जो है उसकी अशद जरूरत है इन तमाम तरह स्कीमात को पूरा करने के लिए। इन स्कीमात के हवाले से उसका आउटपुट क्या होगा और इस कर्ज की अदायगी जो है वो किस तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो पूरा करके दी जा सकती है, इस हवाले से अब तक कोई प्लान जो है वो मजबूत सामने नहीं आया और ना ही इस हवाले से जो है वो सूबाई हुकूमत जो है वो इस हवाले से जो है वो कोई आगाह कर चुकी है। दूसरी जानिब जो पिछले 10 सालों की बात की जा रही है, ये वफाकी PSDP को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने और तमाम तरक्याती मंसूबों में जो करप्शन की गई उससे करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा, और दूसरी जानिब जो अवामी नुमाइंदे थे जो ऐवान में मौजूद थे उनकी जानिब से जो है वो लाखों जो है वो भर्तियां की गई तमाम सरकारी इदारों में। और अब सूरत हाल ये भी सामने आ रही है जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2025 तक जो है वो तकरीबन 3 से 4 खरब रुपए जो है वो सिर्फ गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उनकी मद में जाएगा, यानी कि तनख्वाहों की मद में जाएगा, और सूबाई जो हुकूमत है वो अपना बजट बनाने की जो है पोजीशन में नहीं होगी और सूबा जो है वो बदतरीन माली बहरान का शिकार हो जाएगा। इस तमाम तरह सूरत हाल से निकलने के लिए जो है वो सूबाई हुकूमत जो है ये क्या हिकमत अमली तैयार करती है, इस हवाले से क्या कुछ प्लान किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने यकीनी तौर पर उनको यकीन दहानी करवाई है और ये भी कहा है कि वो इन तमाम तर मंसूबों की तकमील के लिए जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ है, और अगर कर्ज लिया जाता है आलमी मालियाती इदारे से तो उसमें भी जो है वो भरपूर मावनत फराहम की जाएगी। तमाम देखना ये होगा कि उन कर्ज के बाद भी ये तमाम तर तरक्याती मंसूबे जो बलूचिस्तान में जारी हैं इन पर काम मुकम्मल होता है, और क्या वो जो ठोस और साफ शफाफ जो मंसूबा बंदी की जाती है। और हमेशा से हम ये बात करते हैं कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से जब वो बलूचिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, और इन स्कीमात अगर ये मुकम्मल नहीं हो पाती कर्ज लेने के बावजूद भी जो इसका बोझ जो है वो डायरेक्टली यहाँ के आवाम पर पड़ता है, और इन स्कीमात को पूरा करना यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से ये भी प्लान है कि जो आइंदा का जो PSDP होगा इसमें हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फुकदान मिलता है हमेशा। यहाँ पर बगैर किसी मंजूरी के, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें शुरू कर ली जाती हैं, बेज़ाब्तियाँ हैं, बदउनवानी है। अभी तक इन बेज़ाब्तियों और बदउनवानी में मुलविस किसी भी अफसर के खिलाफ कोई मौसर तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। अब जो दोबारा कर्ज हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो यकीनी तौर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स इनके सामने होंगे कि हम ये मुकम्मल करेंगे। तो क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत, आपने अब तक देखा है कि उन्होंने कोई मौसर इंतजाम किया है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, और जो मंसूबे अगर ये तैयार कर भी रहे हैं उनको शफाफ तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्लान वहां पर मौजूद है, या माजी की तरह पैसा हासिल कर भी लिया गया तो दोबारा वो करप्शन की नजर होने का खदशा रहेगा? सोहेल साहब, ये है कि इस हवाले से जो रिसेंटली जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ था जिसमें हमने ये बताया था कि वीडियो क्लिप्स दिखाए गए और बहुत सख्ती से जो है वो इकदाम किए जाने के हवाले से जो है वो तमाम तर जो काबीना थी उसका ये लायमल था कि इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। तमाम अब तक कार्रवाई जो है वो किसी भी अफसरान के खिलाफ जो है वो नहीं हो सकी। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये प्लान जरूर है कि जो आइंदा PSDP होगा इसमें उन तमाम तरह तरक्याती मंसूबे जो कि इज्तिमाई मुफादात के नहीं है उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, और वो तरक्याती स्कीमात जो
बहुत इंपॉर्टेंट है और तरक्की के हामिल जो स्कीमात है सिर्फ उनको ही शामिल किया जाएगा, जिससे जो है ये अंदाजा तो हम ये लगा सकते हैं कि यकीनी तौर पर इसमें जो है वो शफाफियत का एक अंसर जो है वो एलिमेंट सामने आ रहा है। लेकिन चूंकि अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी, जिस पे वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया था कि वो तमाम तर अफसरान जो इस तमाम तर करप्शन में मुलव्वस है और करोड़ों रुपए जो है वो उन्होंने करप्शन का हड़प कर लिया है, उनके हवाले से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो है वो किसी किस्म का कोई नाम जो है वो इसमें सामने नहीं आया। ठीक, बहुत शुक्रिया। किफायत कोयटा से आप साथ मौजूद थे। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने की वजह से बलूचिस्तान में माली बहरान तूल पकड़ता जा रहा है।